स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जनरल साइंस की एक शुरुआत करेंगे हम लोग। देखिए मैथ में तो अपना चल ही रहा है, हमने धीमे धीमे कवर कर लिया है, वर्क एंड टाइम पूरा पढ़ लिया है, पाइप एंड सिस्टम उससे से जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ लिया है। उसके बाद में हम लोगों ने चाल समय दूरी कवर करने के बाद में हम लोग ट्रेन, नाव धारा और हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, साधारण ब्याज की तरफ पहुँच चुके हैं। तो एक साथ में हम लोग पार्ट सोच रहे हैं साथ में चलने के लिए जनरल साइंस का। ये आपको एक क्लास दे रहे हैं, आप पढ़ना और पढ़ने के बाद ईमानदारी से कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आगे के पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। उससे पहले एक चीज़ हम लोग जान लें कि जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस एक चीज़ ध्यान रखना कि हर विषय का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह बहुत है। जैसे आप जीएस में आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जियोग्राफी जो है इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी जो है इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार से जैसे ये सारे सब्जेक्ट उसी प्रकार से साइंस का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। और अगर देखा जाए तो ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दुनिया का कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्शन रखता है, इंटरकनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ देख लें कि जो आपकी साइंस होती है, जनरल साइंस होती है, ये कहाँ कहाँ उपयोग आती है, किस किस एग्जामों में उपयोग आती है। तो ये पूछे जाने वाले एग्जाम, जैसे आपका कोई भी एग्जाम ले लो, जीके रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम होगा, परीक्षाएं होंगी, तो उसमें सब में आना ही आना है। भले कम हो इसका वेटेज, कुछ परीक्षाओं में इसका वेटेज अधिक होता है। जैसे आपका रेलवे, तो रेलवे जो है वो चलती है आपकी केवल मैथ, अगर आप थोड़ा सा बताएं आपको, मैथ और साइंस। अगर जिसकी मैथ और साइंस अच्छी है तो उसका रेलवे पार है श्योर। साथ साथ में करंट आप थोड़ा सा ऐड कर लेना बस, क्योंकि देखो करंट इसका भी बनता है, साइंस का भी बनता है, और करंट का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपका आईआर हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे आपका इसमें गेम वगैरह हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप जाती हैं रेलवे के अंतर्गत। ऐसे ही अगर हम रेलवे से हट करके बात करते हैं सिविल लेवल तक, जैसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस जैसे कोई एग्जाम, किसी भी स्टेट का पीसीएस, तो इसमें भी एक अलग इंपॉर्टेंस है साइंस का। साइंस एक अपना अलग महत्व रखती है। और साइंस के हम लोग देखते हैं पार्ट क्या क्या हैं। देखिए हम लोग कवर करेंगे साइंस, केवल साइंस, एक सीमित नहीं रहेंगे, अपनी एक बाउंडेशन नहीं रखेंगे कि हम लोग ग्रुप डी की साइंस पढ़ रहे हैं, या हम लोग केवल एनटीपीसी की साइंस पढ़ रहे हैं, या हम लोग केवल यूपी पीसीएस की साइंस पढ़ रहे हैं। देखिए आप गणित पढ़ते हो तो क्या आप ये सोच के पढ़ते हो कि हम केवल लेखपाल के लिए पढ़ लें, या केवल हम लोग एसएससी के लिए पढ़ लें। आप अगर इस ओपिनियन को रखते हैं कि हम सब्जेक्ट ही कवर कर ले अच्छे से, तो हमारा कोई भी एग्जाम ना छूटे। तो इस अवधारणा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में आपका अगर बात की जाए तो क्या क्या चीजें आती हैं। साइंस, तो साइंस में जो आते हैं आपके सब्जेक्ट जनरल साइंस, तो सबसे पहली चीज आपकी बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बोली जाती है वो होती है बायोलॉजी। दूसरी चीज जो बनती है फिजिक्स। ये फिजिक्स तो कहते हैं हिसाब से मैथ पर डिपेंड होती है। इसमें तो बहुत अच्छी खासी गणित लग जाती है, लेकिन हम लोगों को पढ़ने होते हैं केवल कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, इनके जो होते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं क्या क्या होते हैं। लेकिन फिर भी आप चिंता मत करना, इसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ सारी चीज़ें। इसमें आपका देखिए जैसे आप हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आपका क्या होता है कि आपका 3 भागों में बांटी गई हिस्ट्री 3 भागों में बांटी गई। आपका एंशिएंट हुआ, मिडिवल हुआ और मॉडर्न हुआ। उसके बाद में मॉडर्न में आगे बढ़ गया। ऐसे हम अपने व्यक्तिगत तौर पर इसको बांट देते हैं, एंशिएंट बांट देते हैं, ऐसे इसको हम मिडिवल बांट देते हैं, और इसको हम मॉडर्न बांट देते हैं। तो ये मॉडर्न हो गई, मिडिवल हो गई, और आपकी एंशिएंट हो जाती है। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। तो प्राचीन भौतिकी कैसी होती है? प्राचीन भौतिकी जो केवल बल के आधार पर काम करती है, गति के नियमों पे आधार काम करती है। यहाँ पर केवल इतना ही उपयोग होता था। धीमे धीमे हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया बढ़ रहे हैं, तो हम लोग मॉडर्न में चलेंगे, सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज आपको। दूसरी चीज आपकी केमिस्ट्री, जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है, कहा जाता है उसकी केमिस्ट्री में दुख ज्यादा ही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री रटने वाली चीज मानी जाती है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे सीखने के माध्यम से।
तो ये होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये हो गया। इसको बोलते हैं बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। इसी में दो बन जाते हैं आपके, एक तो बायोलॉजी बनता है और दूसरा जूलॉजी बनता है, जूलॉजी। तो बायोलॉजी एक तो वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ऐसे ही फिलहाल बनता इसमें भी है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मतलब एक होता है कार्बनिक, कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। अच्छा, लिखने की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है कि थोड़ा सा बड़ा लिखें, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करिए। तो एक बार ये सब्जेक्ट जनरल साइंस है, इसको पढ़ते रहिए, जितना बोल रहे हैं एक बार कॉपी कलम प्लीज आप रख के बैठना, कॉपी कलम रख के बैठना, जो बोल रहे हैं वही चीज लिखेंगे। तो आप एक बार लिख लेना, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ी सी लिमिटेशन है कहीं ना कहीं। केमिस्ट्री अगली चीज में देखेंगे तो इसको हटा दें। इसमें बनता है एक है आपका टेक। टेक टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से बनेगी प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीजें बनती हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग केवल आज, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी हम लोग, इसमें एक चीज कवर करेंगे। तो टेक्नोलॉजी बनती सबसे पहले आती है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद में हम लोग देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजें, जैसे इसमें उपग्रहों को छोड़ा जाना, जैसे इसमें आपका जो चंद्रयान 2 भी छोड़ा गया था, है ना, मंगलयान, गगनयान, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफेंस, डिफेंस टेक। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सुरक्षा प्रौद्योगिकी, ये रक्षा प्रौद्योगिकी होती है, इसमें जैसे मिसाइलें वगैरह होती हैं कि कौन सी मिसाइल कब बनी, इसकी क्या क्या तकनीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। फिर आती है आपकी नैनो। नैनो, तो नैनो का मतलब ये होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे वर्क करती है, छोटी छोटी चीजों पर वर्क करती है। छोटी चीजों में हम लोग बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार करते हैं, छोटी चीजों के आधार पर। तो ये होती है आपकी नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें लोग देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। फिर देखेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है आपका कि इसमें आएगा आपका संचार, संचार जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, इसी में आपका कंप्यूटर साइंस भी जुड़ जाएगा, थोड़ा सा कंप्यूटर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो लगभग टेक के पार्ट कवर हो गए। तो ये बायोटेक हो गया, आपका स्पेस टेक मतलब कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये आपकी रक्षा प्रौद्योगिकी, ये आपकी नैनो प्रौद्योगिकी, और ये आपकी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, संचार, 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 संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सारे आपने देख लिए टेक्नोलॉजी के पार्ट। आगे हम देखते हैं कि और क्या बनता है। तो और इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो ये बनता है आपका इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम लोग समझेंगे, हम लोग बायो की दुनिया से, फिजिक्स की दुनिया से, केमिस्ट्री की दुनिया से टेक्नोलॉजी पे आएंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कहाँ पर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पर्यावरण पारिस्थितिकी। जैसा कि ये अभी तक सबसे गंभीर विषय था, शब्दों पे ध्यान देना, अभी तक सबसे गंभीर विषय था। जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसका दोहन किया था, पर्यावरण का दोहन किया था। अब क्या हुआ कि कोरोना ने काफी हद तक इसमें सुधार किया है। देखिए, सुधार का मतलब ये हुआ, फिलहाल इसने तो मानव को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारी समस्या बनाई, लेकिन पर्यावरण को इसने सकारात्मक फायदा किया है। क्योंकि बहुत सारे जो होते थे प्रोटोकॉल बने, बहुत सारे समझौते हुए, बहुत सारी चीजें हुई, मतलब पूरा विश्व सम्मेलन हुआ, कई सारे सभाएं बैठी, समितियां बैठी पर्यावरण पे काम करने के लिए। वो क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अभी कहा देखा जाए तो एक एक घंटा मुश्किल से वर्क कराते थे, बंद कराते थे मशीनें से, अर्थ आवर चलता था कि कुछ घंटे के लिए, एक घंटे के लिए हम लोग पृथ्वी पर कुछ बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर देते थे, बड़ी कंपनियां बंद कर देते थे, मशीनें बंद कर देते थे कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पर्यावरण में थोड़ा सा अपना योगदान करेंगे। बहुत सारी चीज चलती रहती थी, लेकिन क्या हुआ, देखिए आप खुद देख रहे हैं, 40-40, 50-50 दिन का लॉकडाउन हुआ, व्यक्ति घर से ही नहीं निकला।
अब व्यक्ति घर से नहीं निकला तो एक बात बताइए, आपके आसपास जो पेट्रोल टैंक है उसमें न जाने कितना तेल बिक जाता होगा, लाखों रुपए का व्यापार होता होगा। ऐसे ऐसे आपके जो शहर में कितने पेट्रोल टैंक होंगे, ऐसे ऐसे आपके राज्य में, देश में कितने पेट्रोल टैंक, उनका सारा डीजल, सारा पेट्रोल बचा। मान के चलिए 80% तो बचा ही। अब वो 80% किस में बदल रहा था? हानिकारक गैसों में बदल रहा था, जैसा CO हो गया, CO ये हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये सारी क्या कर रही थी? पर्यावरण का दोहन कर रही थी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। अम्लीय वर्षा होना, ओजोन परत का क्षय हो जाना, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो ये क्या हुआ? इसकी वजह से इस कोविड-19 या कोरोना के चक्कर में हम लोग घर में रहे, इन सब चीजों का दोहन नहीं हुआ, तो इसमें काफी सुधार हुआ। तो अब हम लोग इसको देखें आगे क्या क्या समस्याएं इसमें बनेगी, क्या क्या चीजें इसमें सुधार हुए हैं। ठीक है, तो सिलेबस उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। हम लोगों को देखो, आप एक चीज समझना, इसको अगर पूरा पढ़ लेते हो, अच्छे से विधिवत समझ लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका जनरल साइंस का शायद एक ही क्वेश्चन बच जाए, शायद एक क्वेश्चन आपसे छूट जाए, शायद। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें। तो बायोलॉजी का एक टर्म उठाते हम लोग हैं, बायोलॉजी हम लोग उठाते हैं मानव। बायोलॉजी तो पहली बात तो जीवन से जुड़ी हुई है। बायो का मतलब ही होता है जीवन, और लॉजी अध्ययन। तो जीवों का जो अध्ययन है ये क्या है आपका? बायोलॉजी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानवों को पहले लेकर चलते हैं। मानव भी होगा, जंतु भी होगा, वनस्पतियां भी होंगी। तो मानव को लेकर चलेंगे, और मानव में क्या पढ़ेंगे? तो मानव का हम लोग पढ़ेंगे आहार। मानव आहार क्या है? तो मानव आहार को अगर हम समझें तो क्या बनता है मानव आहार? तो देखिए, आहार का मतलब होता है कि हम लोग जो खाते हैं, कुछ भी आप खाइए, आप रोटी से लेकर दाल तक, चाहे वो रोटी, नमक, चावल, दाल, या जो आप अच्छी चीजें खाते हो, बादाम, पिस्ता, खीर, वेज, नॉन वेज, कुछ भी आप खाओ, तो ये सब क्या है? आहार। जो भी आप खाते हो, पाचन भी होता है, वो सब आपका आहार गिना जाएगा। अब ये जो मानव आहार है, इसको हम लोग क्या समझते हैं? तो ये आता है आपका मानव का भोजन। तो ये भोजन क्या है? तो भोजन वह पदार्थ है जिससे हमको ऊर्जा मिले। अभी तो सिंपल सी बात है, ऊर्जा मिले। अगर ऊर्जा मिलती तो सब क्या है आपका? भोजन। जैसे कोई भी चीज आप खा लो, आपको एनर्जी मिल जाती, ऊर्जा मिल जाती, तो वो आपका क्या है? आपका भोजन है। और यही भोजन जो है एटीपी को, आपके शरीर में होती एटीपी, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, याद रखना, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। ये एटीपी हमारी, जब हम मेहनत करते हैं, एनर्जी निकलती है, किसी भी माध्यम से एनर्जी निकले, ऊर्जा निकले, तो ये बदलती है, कन्वर्ट होती है एडीपी में, एडेनिन डाईफॉस्फेट। तो एडेनिन डाईफॉस्फेट में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये ऊर्जा मुक्त हो गई किसमें? एडेनिन डाईफॉस्फेट में। पुनः हमने फिर भोजन कर लिया। जब पुनः हम भोजन करते हैं तो ये एडीपी जो मुक्त हो चुकी है वायुमंडल में, आपके जो पर्यावरण में, जो माहौल में जा चुकी है, यही एडीपी आपके फिर से बॉडी में आती है, क्या बनती है? एटीपी। एटीपी का एडीपी में बनना, अब एडीपी का एटीपी में बनना, ये क्या कहलाता है? ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्र ये क्या है? ये भोजन के बाद में बनता है, भोजन के बाद। और ये क्या होती है? ये निकलती रहती है, एनर्जी जो है ये निकलती किसमें बदलती? एटीपी में। तो ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। एटीपी क्या है? तो एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। लिख दे, हिंदी में लिख दे, एडेनिन, यहां ट्राई है, टी का मतलब ट्राई, और पी का मतलब फॉस्फेट, फास्फेट। ठीक है, तो एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये हो गया एडेनिन, यहां पर केवल डाई लिख देना, डाईफॉस्फेट। तो ये हो गया आपका ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्र समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं एक नया शब्द जिसको बोलते हैं पोषण। अब मुझे लगता है ये आपको जानना भी चाहिए, पोषण क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषण। ये ऐसा भोजन शरीर के अनुरूप, जो हमारा शरीर डिमांड कर रहा है, अगर वैसा हमको मिलता है तो हमारा क्या कहलाएगा? पोषण। जैसे अगर हम केवल सूखी रोटी खाते रहें तो क्या हमारा वो पोषण है? अच्छी तरीके से होगा पोषण? केवल रोटी आपको खिलाई जाए, लगातार केवल सूखी रोटी खिलाई जाए, या आपको लगातार केवल चावल खिलाए जाए,
केवल आप चावल खाते रहो तो क्या आप स्वस्थ रह पाओगे? तो स्वस्थ रहने के लिए शरीर के अनुरूप जो भोजन प्राप्त हो, शरीर के अनुरूप जो भी भोजन प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? आपका पोषण। पोषण के अंतर्गत देखते हैं जो भोजन हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो पोषण के अंतर्गत का भोजन, इसको हटा दें, पोषण के अंतर्गत का भोजन, ये जो भोजन होगा इसको हम लोग रखेंगे दो भाग में। दो भाग में रखते हैं। पहला जो आपका भोजन बनता है उसको बोलते हैं ऊर्जादायी, जैसा हमने अभी पढ़ा था, ऊर्जादायी, या इसी को बोलते हैं आवश्यक, एसेंशियल, आवश्यक। इसको एक और नाम दिया गया है गुरु पोषक तत्व, और इसको बोल देते हैं हम लोग मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो। ऐसे ही इसके जस्ट विपरीत इसका दूसरा भाग हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है ऊर्जा ना देने वाले, ऊर्जा ना देने वाले या सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व। एक और चीज बोली जाती है इसमें है लघु पोषक तत्व। क्या बात क्लियर हो रही है? लघु पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब इसके अंतर्गत क्या होगा और इसके अंतर्गत क्या होगा? तो जनरली शायद आप लोग समझते होंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज जो बनती है वो बनती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज है जो आप नाम अच्छे समझते होंगे और शायद पसंद भी होगा, वसा। इसको तो फैट बोल देंगे हम लोग, फैट। अब ये जो हो गया वसा या फैट। तीसरी चीज के अंतर्गत आती है जिससे हम उसको ऊर्जा ना के बराबर हम लोग लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। और वो लेते कौन लोग हैं? अक्सर जिनको डिमांड होती है बॉडी बिल्डिंग वाले, जिम वाले, जिसको कहा जाता है प्रोटीन। सबसे अधिक अगर ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं तो इसी क्रम में प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम कौन सा है? ये। सबसे अधिक ऊर्जा इससे प्राप्त करते हैं, उससे कम इससे प्राप्त करते हैं, सबसे कम इससे प्राप्त करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। इधर देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसके अंदर चीजें आती जो हैं, तो सबसे पहली चीज जो आती है विटामिन। अभी तक हम लोग समझते थे कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। दूसरी चीज जो आती है इसके अंतर्गत वो आती है जल हो गया। तो जल या खनिज लवण, इसी में रख लीजिए आप, खनिज लवण। चलिए इसी में ऐड कर दिया खनिज या लवण। खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें, खनिज और लवण, ये जल। इससे हमको ऊर्जा, देखो वैसे जल की तो डिमांड होती है, इसको रखा गया है, लेकिन हम लोग मानते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन आवश्यक तो यही होता सबसे ज्यादा, जल ना मिले। अब WHO ने ये आपकी जो पाठ्यक्रम में रखा है, जल को इसके अंतर्गत रखा है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है आपकी रुच अंश। नया शब्द रुचंश। ये रुचंश क्या है? तो रुचंश ये है, आप शायद प्रतिदिन खाते हो, जिसको हम लोग सलाद के नाम से जानते हैं। सलाद में क्या होता है, जो मूली, बैंगन, खीरे या कोई भी सब्जी जिनके अंदर होते हैं रेशे, तो रेशे को हम लोग कहते हैं रुच अंश। जो रेशे होते हैं वो भी किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? सूक्ष्म तत्व, लघु पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये देखिए रुच अंश, एक और चीज में हम ऐड कर रहे हैं। चौथी चीज आती है जो DNA RNA।
डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए क्या है ये आप समझ लीजिए, नाम तो शायद सबको पता हो, बिल्कुल श्योर होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, ये होती हैं सेल्स जिनको हम लोग कहते हैं कोशिका। तो कोशिका जो है, ये कोशिका, ध्यान रखना थोड़ा सा यहां बताने वाले हैं कि ये चीज देखिए, हमको ऊर्जा के लिए ऊर्जादायी पदार्थ ये चीजें खा सकते हैं। अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग ये चीज ले सकते हैं। ये कहां से मिलेगी देखेंगे आगे। ऊर्जा ना देने वाले, इनकी क्यों जरूरत पड़ी, तो ये होते हैं आपके शरीर में पोषण के लिए, आपकी कमी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, आपकी एंटीऑक्सीडेंट, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, आपकी खनिज लवण, आपके रुक्षांश, डीएनए आरएनए, ये सारी चीजें, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि आप ऊर्जा चाहते तो ऊर्जा तो मिल जाएगी, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमको इन चीजों की आवश्यकता पड़ती ही है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने बताया था डीएनए आरएनए क्या है। तो एक बात ध्यान रखना कि डीएनए जो होता है ये और आरएनए जो होता है ये कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है डीएनए आरएनए। प्रत्येक कोशिका में मिलता है डीएनए आरएनए। एक ऐसी कोशिका, एक ऐसा सेल जिसमें डीएनए आरएनए नहीं होता है, वो कौन सी कोशिका होती है आप बताना। तब तक सोच लीजिए क्या कौन सी होती है, इसको देखते हैं आपको। तो एक कोशिका जो होती है, हम जैसे मान लीजिए हम बैंगन खाते हैं, तो बैंगन जब खाओगे तो बैंगन किससे बना है, तो बैंगन के जो पार्ट्स बने हैं उसमें भी तो कहीं ना कहीं ऊतक हैं, रेसे हैं, ऊतक हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, सेल हैं, कोशिका हैं। कोशिका अगर खाते हो तो कोशिका में आपने क्या खाया, डीएनए आरएनए। और इसी डीएनए आरएनए आपने जितना अधिक खाया है, पालक का, सरसों का, मटर का, आलू का, ये सारा डीएनए आरएनए कन्वर्ट होकर आपका डीएनए आरएनए बनाने में मदद करता है। तो आप डीएनए आरएनए अपना कैसे बनाते हो, आप पालक का डीएनए आपने खा लिया, आपने सरसों का आरएनए खा लिया, तो ये सारी चीजें खाकर आप अपना डीएनए आरएनए क्रिएट करते हो, आप अपनी पोषक तत्व को बढ़ाते हो, ये कोशिकाओं से लेकर के। अब कोशिका जो होती है, तो कोशिका जब ग्रुप ऑफ सेल, इसको सेल बोलते हैं, ये कोशिका, इसके बारे में कहा जाता है मानव शरीर या किसी भी शरीर की, किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक व रचनात्मक इकाई, मूलभूत इकाई कोशिका से ही आपकी सारी चीजें बनी हैं। आपके बॉडी में सबसे छोटी चीज आप समझते हो बाल, सही है ना, बाल। तो बाल में भी अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, लाखों, बहुत सारी, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होंगी, और इन कोशिकाओं के समूह से बनता है आपका एक ऊतक। रटी रटाई चीजें हैं सब, ऊतक। ऊतक के जब ढेर सारे समूह बनते हैं तब क्या बनता है, तो आपका बनता है अंगक। अंगक के बहुत ढेर सारे समूह होते तब क्या बनता है आपका अंग। जब अंग के ढेर सारे समूह, क्या बनेगा, अंग तंत्र, ये बन जाएगा अंग तंत्र। अंग लिख दिया यहाँ पर, अंग तंत्र। अंग तंत्र के जब बहुत सारे समूह हो जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, शरीर। शरीर बनेगा, शरीर से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगी, आपके संख्याएं, जन बनेंगे, बहुत सारी जनसंख्या बनेगी। जनसंख्या ऐसे ही वो हो सकता है शरीर कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, मनुष्य का हो, हिरन का हो, कई सारे हो सकते हैं। तो इनकी जनसंख्याएं, इन जनसंख्याओं को हम एक पास इकट्ठा करेंगे तो बनते हैं समुदाय। जब ये समुदाय आगे बढ़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का एक क्षेत्र बनाते हैं, इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी का एक क्षेत्र बनाते हैं। यही सारे क्षेत्र, समुदाय जब मिल जाते हैं तो बनते हैं एक बायोम, और जब बहुत सारे बायोम मिलते हैं तब निर्माण करते हैं ग्रह का। इन्हीं ग्रहों के निर्माण से आप क्या क्या बना है समझते हैं आप लोग, सौरमंडल, ब्रह्मांड, ये सारी चीजें। तो जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कोशिका का। जीवधारियों का निर्माण में जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है, कोशिका की। माना जाता है पृथ्वी जब बनी थी या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो सबसे पहले आई थी एक कोशिका। एक कोशिका कहाँ से आई थी, तो आई थी डीएनए और आरएनए से, अमीनो एसिड से। ये बनी थी आपकी एक कोशिका। एक कोशिका से बहुकोशिकी, जैसे कोशिका बनते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। तो इसमें बनेंगे बहुकोशिकी बनेंगे, बैक्टीरिया बनेंगे, फंगस, पैरामीशियम, ये सारे समूह बनते हैं। इन सारे समूहों से जुड़ करके
उत्पत्ति हुई मछलियों की, मानव की, आज हम लोग समझते हैं कहाँ कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। बात समझ में आई? अच्छा हाँ, इससे पहले मैंने अभी कहा था कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। तो ये कोशिका होती है आपकी रक्त की, ब्लड की, रक्त की। जो आपका खून होता है, खून की जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी आरबीसी वगैरह होती हैं, तो रेड ब्लड सेल जो होती हैं, इन सब चीज़ों में आपका डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, इस व्यक्ति का हो गया एक्सीडेंट, इसके ब्लड निकल गया और इस व्यक्ति ने आकर इसको ब्लड दे दिया। ये अनजान है, अगर अनजान है ये व्यक्ति और इसने अपना ब्लड दे दिया, मैच कर गया ब्लड, इसका भी बी पॉजिटिव, इसका भी बी पॉजिटिव, सारी चीज नॉर्मल है, इसने अपना ब्लड क्या कर दिया, रुधिराधान कर दिया। अब इसने अपना रुधिर दे दिया, तो ये बताइए अगर डीएनए आरएनए होता तो इसके पास इसका डीएनए चला जाता। अगर इसके पास डीएनए इसका चला गया, इसका डीएनए इसके पास चला गया, तो ये बायोलॉजिकल रूप से इसकी संतान हो गई, इसी की संतान हो गई, क्योंकि ये तो कह सकता मेरा डीएनए तुम्हारे ब्लड में है। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, यहां तक हम लोगों ने देख लिया ऊर्जादायी, ऊर्जा ना देने वाले पदार्थ हम लोगों ने देख लिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग इस चीज को कितना पढ़ते हो, समझते हो। अगर अच्छी लगती है तो ये सारी चीजें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगली क्लास जो होगी वो हमारी किस पर होगी, कार्बोहाइड्रेट पर। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।